हेलो एवरीवन, आप सभी ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो हमारी G20 2023 की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट था, या मैं कह सकता हूं कि जो वहां पर हमने एक चीज नोटिस की कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत देखने को मिला था। और वहीं से कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि क्या भारत का नाम भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट उसको चेंज करके या इंडिया को चेंज करके भारत करने वाली है क्या। तो इस सारी कंट्रोवर्सी को जानने का आज का हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि क्या इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर होगा तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा, क्या स्पेशल मेजोरिटी, क्या उसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स की परमिशन, जो भी अमेंडमेंट होते हैं कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो उन सबको जानने से पहले, ठीक है, उन सबको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस साल के जितने भी हमारे हॉट टॉपिक्स रहे हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, उन सबको हम एक साथ सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आपको देखने को मिल जाएंगे डे बाय डे के हिसाब से। जब तक आपका एग्जाम होगा, आई थिंक 3 दिसंबर हमारा एग्जाम है क्लेट का, उससे पहले हम जितने भी पूरे साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था उसकी जगह हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था तो एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि क्या भारत का नाम, क्या इंडिया का नाम चेंज करके भारत होगा क्या। अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या रियल में ऐसा है। आपने देखा होगा कि हमारी जो महाभारत है, हमारा जो, सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सबसे पहले चले जाओ महाभारत। महाभारत मतलब भारत से रिलेट कर रहा है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, भारत से। अब आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा या सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक टैगलाइन चली हुई होगी कि नहीं, हमारा नाम तो भारत कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो वर्ड है वो हमें किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने। तो इंडिया जो वर्ड है वो हमारे लिए एक स्लेव, या कह सकते हो कि हम जो पहले स्लेव रह चुके हैं उसकी हमें याद दिलाता है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो क्या वास्तव में ऐसा है, क्या रियल में ऐसा कुछ है? तो देखते हैं सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, फिर हम इसके बाद धीरे धीरे आएंगे किसके ऊपर, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है। जितनी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस को पूछने की, हम उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। दूसरी बात, हर लेक्चर के लास्ट में 15 मिनिमम, या कह सकते हो कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, हम वो सभी भी कवर करेंगे। तो आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छे से समझना है, उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो देखो, देखते हैं एक बार कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि जो इंडिया है इसके बारे में, ये वर्ड कहां से आया, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे यहां पर जो रूल करते थे, या सबसे पहले एक डायनेस्टी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मौर्यन डायनेस्टी। उस मौर्यन डायनेस्टी को बनाने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इनके नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अगर मैं आपसे बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की, तो लगभग अगर मैं मौर्यन डायनेस्टी की बात करता हूं, समझना इसको, अगर मैं लगभग मौर्यन डायनेस्टी की बात करता हूं तो उस समय लगभग उन्होंने 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रूल किया। और इस टाइम पीरियड में जो सबसे पहला किंग होता है, कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके टाइम पीरियड में लगभग 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है कि एक ग्रीक स्कॉलर या कह सकता हूं एक ट्रैवलर इंडिया में आता है, और वो जो ट्रैवलर होता है उसका नाम क्या होता है, मेगास्थेनीज। वो अपनी एक बुक लिखता है, जिस बुक का नाम क्या था, इंडिका। याद रखना, अगर हमसे पूछे या आप लोगों से पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो हम किसे कहेंगे,
मेगास्थनीज को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, उस टाइम के बारे में जो पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ था, तो उन्हीं की लिखी हुई बुक से पता चलता है। और उनकी बुक जो थी उसका नाम क्या था? तो उनकी बुक का नाम था, यहां पर लिखा हुआ है देखो, इंडिका। और इंडिका बुक के अंदर इन्होंने किसके बारे में बताया? पूरा का पूरा इंडिया के बारे में बताया है। तो आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने तो दिया नहीं है, तो कहां से आया ये नाम? तो कहां से आया? बहुत पहले से चला रहा है, एंशिएंट टाइम से। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा उसके बाद बहुत सारे ट्रैवलर्स आए। ठीक है, एक और मैं डिस्कस कर लेता हूं, कौन आया था? हेन सांग। हेन सांग कौन था? तो एक चाइनीज ट्रैवलर था। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की, और इसकी जो सीयू की बुक थी उसके अंदर भी इसने जो हमारा इंडिया है उसका नाम क्या रखा? इंडिया ही रखा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा ये कब आया था अगर पूछे, तो ये आया था 606 से लेकर 647 के बीच में। क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में रूल कौन करता था? तो उस टाइम पर रूल करता था हर्षवर्धन, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी थानेसर, हरियाणा। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये नाम अंग्रेजों ने नहीं दिया, ये पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या सच में ऐसा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय पे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हाँ ये आगे जाकर एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है? और अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की ही बदौलत हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। इंडिया इस पूरी दुनिया में स्टैंड कर पा रहा है। वरना आप देख लो, नेपाल देख लो, 2016-17 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब तक लगभग उनकी 10 to 20 टाइम्स सरकार गिर चुकी है। ठीक है, वो स्टेबल ही नहीं हो पाए आज तक। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि जब ये संविधान या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो उस समय भी डिस्कशन तो हुई होंगी ना। तो पहली बात समझना कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी तो उस समय ये बात ध्यान में रखी गई कि क्या इंडिया का नाम रखें या ना रखें। तो देखो, सबसे पहले B.R. अम्बेडकर, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जिनको हम क्या कह देते हैं? मॉडर्न इंडिया का मनु भी कह देते हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कह दिया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इंडिया का नाम क्या रहना चाहिए? बोथ भारत और इंडिया रहना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, पूरी दुनिया घूमे हुए थे, इनको पता था कि पूरी दुनिया जो है वो हमें कैसे रिकॉग्नाइज करती है। तो हमें रिकॉग्नाइज करती है एज ए इंडिया, ना कि हमें भारत के नाम से रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि भारत तो महाभारत और वहां से भरत राजा से वहां से लिया हुआ है। तो इनका मानना था कि दोनों नाम होने चाहिए, या फिर इंडिया होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए। लेकिन उसी समय एक और पर्सन थे, दूसरे कौन? तो आपने नाम सुना होगा उनका, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत का मानना था कि नहीं, भारत का नाम क्या होना चाहिए? भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया हमें किसके नाम से मिला हुआ है? ब्रिटिशर्स के नाम से। तो बहुत ज्यादा बहस होती है, तो उसके बाद दोबारा से लास्ट फाइनल डिसीजन निकल के आता है कि नहीं, भारत का नाम दोनों होंगे। हमें एट प्रेजेंट, इस टाइम पर, किस टाइम पर? जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पर हमें दुनिया किस नाम से रिकॉग्नाइज करती है? तो हमें रिकॉग्नाइज करती है एज ए इंडिया, नॉट भारत। तो हमने पहले लिख दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल नंबर फर्स्ट में लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या रहेगा? यूनियन ऑफ द स्टेट्स रहेगा। ठीक है, अब अगर बात निकल के आती है कि देखो, बात तो वही हो गई ना, चाहे मैं ये कह दूं किसी पर्सन का यहाँ पर ऑफिशियल नाम कुछ है, घर पे कुछ नाम है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो बात तो वही है ना, उसने किया चाहे उसने किया, हम जानते तो दोनों को ही है ना। अब ये हुआ, ये डिस्प्यूट रिजोल्व हो गया, दोनों ने अपनी सहमति दी, और सहमति और एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ, दोनों ने एक नाम रख दिया, इंडिया दैट इज भारत। अब बात निकल के आती है कि क्या भारत का जो नाम है या इंडिया का जो नाम है वो चेंज हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा? एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्यों? तो देखो, उसके पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि हमारी इंडियन पॉलिटी जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके बारे में क्या कहता है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर हमने देखा कि सबसे पहले 9th ऑफ द दिसंबर, सबसे पहले 9th ऑफ द दिसंबर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। 9th ऑफ द दिसंबर 1946 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है? फर्स्ट मीटिंग होती है।
क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, 11th ऑफ द दिसंबर 1946 दूसरी मीटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, 13th ऑफ द दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग होती है। और जब थर्ड मीटिंग होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं जस्ट क्विक रिवाइज करवा देता हूं कि जब थर्ड मीटिंग होती है तो उस दिन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है वही आगे जाकर क्या बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बनता है। और प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है कि एक कह सकता हूं कि मैं शॉर्ट में कि इस बुक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में क्या लिखा है वो मुझे शॉर्ट में फर्स्ट पेज पे मिल जाए, यानी किसी बुक का इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब ऐसा हुआ होगा, धीरे धीरे ये बने होंगे। उसके बाद क्या हुआ होगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर B.R. अम्बेडकर, आप लोग जानते होंगे B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर को क्या बनाया गया, तो इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, कि उसको ये तैयार करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखना है क्या नहीं रखना। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 60+ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को उठाकर उसमें से जो अच्छी चीजें थी वो हमने उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख ली। जैसे हमने जर्मनी से क्या ले लिया, इमरजेंसी ले ली, ठीक है, ऐसे ही हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से ले लिए, अमेरिका से ले ली, ड्यूटीज कहां से ले ली, रशिया से ले ली, ऐसे करके ऐसे करते 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 लास्ट में जाके क्या हो गया, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उस दिन कौन सा दिन था, तो 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ द नवंबर 1949। उसके बाद जैसे ये बनता है उस दिन इसको इनेक्ट नहीं किया जाता, ध्यान रखना, इसको सिर्फ इसके 15+1 यानी कि 16 आर्टिकल्स इसके इनेक्ट किए जाते हैं। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इसको कैसे इनेक्ट किया जाता है, पार्शियली इनेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इसको कंप्लीटली इनेक्ट कब किया जाता है, तो 26 ऑफ द जनवरी 1950 को इसको कंप्लीट इनेक्ट कर लिया जाता है। और उस दिन हम किस नाम से मनाने लगते हैं, तो उस दिन हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं। और ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि अभी हमने लिखा, जो फर्स्ट इमेज हमने देखी थी रिपब्लिक ऑफ भारत, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन और छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपसे उम्मीद भी रखता है एग्जामिनर की हाँ इतना तो ये बच्चा पढ़ के आया ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको इस दिन क्यों नहीं इनेक्ट किया, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कि जब हमने पढ़ा था कि 1930 में जब हमारे यहाँ पर लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज अनाउंस किया था। वो दिन कौन सा था, 26 ऑफ द जनवरी 1930। उसके बाद हर बार हम क्या करते थे, रात को छुपकर झंडा फहराते थे और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब हम आजाद हुए तो आजाद होने की डेट कौन सी थी, इंडिपेंडेंट होने की डेट कौन सी थी, 15 ऑफ द अगस्त 1947। तो उस दिन इंडिपेंडेंस डे चला गया, तो हमें इस डे को क्या बनाना था, सिग्निफिकेंट, तो हमने इसको क्या बना दिया, रिपब्लिक डे के नाम से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक आपको पता होंगी। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उस असेंबली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे फर्स्ट डे, तो याद रखना टोटल सीटें कितनी रिजर्व की गई थी, 389 सीटें उसमें बनाई गई थी। ओके, उसके अंदर टोटल वुमेन कितनी थी, तो 15 वुमेन थी। पहले दिन कितनी वुमेन आई थी, तो पहले दिन 9 वुमेन प्रेजेंट थी। तो ये सारे डाटा आप लोगों को पता होंगे। हम आ जाते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है कि क्या भारत का नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर करना हो तो कैसे करना होगा, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट फर्स्ट है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कितने पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितने पार्ट है टोटल। जब इनिशियली बना था तो 22 पार्ट्स थे, आज कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। जब इनिशियली बना था तो शेड्यूल्स कितने थे, 8 थे, आज कितने 12 हो चुके हैं। ठीक है, हाँ मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि जब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जब 1949, ठीक है, और मैं एट प्रेजेंट की बात कर लेता हूं, आज के दिन, ठीक है, उस समय हमारे आर्टिकल्स कितने थे टोटल, 395। अब कितने हो चुके हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल लगभग 450 प्लस लिख दूं मैं, 448 प्लस। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि उस समय शेड्यूल्स कितने थे, तो शेड्यूल्स कितने थे 8, आज कितने हो चुके हैं 12 हो चुके हैं। आपने पढ़ा होगा जो
8th शेड्यूल थे, उसमें लैंग्वेज है, 9th में लैंड रिफॉर्म्स है, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11th में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इसमें चेंज करना पड़ा, अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया का नाम भारत कर दिया तो कहां कहां पर चेंजमेंट होगा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह लिखा होगा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, हर जगह लिखा होगा, लेकिन हर जगह थोड़ी ना चेंज करना पड़ेगा। अब नाम तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंज होगा। मान लो आप लोगों का नाम चेंज करवाना है तो कहां चेंज करवाओगे, तो आप अपने 10th की मार्कशीट में चेंज करवा लो, हर जगह चेंज हो गया, यही तो होता है। तो सेम यहां पर, तो कहां मेन चेंज करना पड़ेगा उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो पार्ट्स कितने हमारे पास, तो पार्ट्स कितने थे पहले, तो पार्ट्स उस समय कितने थे 22, आज कितने हो चुके हैं 25 हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, उस पार्ट नंबर फर्स्ट का जो आर्टिकल्स है वो कितने आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल्स। और उन 4 आर्टिकल्स के अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3 और 4 की बात करता हूं तो समझना, आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। पार्ट 2 में लिखा है कि कोई भी स्टेट आउटसाइड ऑफ द इंडिया, है ना, कैन मर्ज इन इंडिया, लेकिन वो अपनी मर्जी से आउट नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि कोई भी बाहर का स्टेट है वो अपनी मर्जी से आउट हो सकता है लेकिन मर्जी से जा नहीं सकता। जाते समय किसकी परमिशन लेनी होगी उसको, तो पार्लियामेंट की। तीसरे में लिखा है कि कोई भी स्टेट का नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री में चेंजमेंट करना है तो हमें पहले कैसे कर सकते हो, कौन कर सकता है, तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर ही कर सकती है, ठीक है। और पार्ट जैसे कि तेलंगाना, आपने देखा होगा हैदराबाद से तेलंगाना बनार जितने भी चेंजमेंट वगैरह होते हैं वो सब, जैसे राजस्थान को कल कह दे कि राजपूताना स्थान बनाएंगे तो कहां से होगा, आर्टिकल 3 से चेंज हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहीं से हो सकता है, बेसिकली लिखा हुआ उसमें। अब मैंने कहा कि इनके अंदर पार्ट नंबर इसके फर्स्ट के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि ये जो स्टार्टिंग के आर्टिकल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों आर्टिकल में अगर चेंजमेंट करना है ना तो इनके लिए हमें आर्टिकल 368 की नीड नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है कि हम इन तीनों में सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 50% से चेंज कर सकते हैं। ये मैं कहां की बात कर रहा हूं, पार्ट फर्स्ट की, क्योंकि इसी में तो हमारे इंडिया की डेफिनेशन लिखी हुई ना, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अब मैंने कहा कि और कहां लिखा हुआ है इसको, पहले इसमें चेंज करना हो तो नॉर्मल मेजोरिटी से हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल प्लस हाफ स्टेट्स की परमिशन नहीं रिक्वायर्ड रहेगी हमें, ठीक है। दूसरी बात, और कहां पर इंडिया लिखा हुआ है तो याद करो, आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ी होगी। प्रियम्बल की पहली लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू सोवरन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक, ठीक है, और उसके बाद रिपब्लिक, और ऐसे करके पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर। अब मैंने कहा कि उसमें इंडिया 2 बार यूज है, और कोई बाहर से आता होगा तो पहले हमारी इंडेक्स यानी कि हमारा प्रियम्बल ही पढ़ता होगा तो हमें वहां भी चेंज करना होगा। लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट याद करो, 1973 का एक केस, ठीक है, कौन सा, केशवानंद भारती, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस। उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं या आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्या प्रियम्बल में जहां इंडिया लिखा हुआ है 2 बार उसको भारत करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, पहली बात नॉर्मल मेजोरिटी से तो होगा नहीं, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, बाय 2/3 परमिशन आपको चाहिए। और 2/3 कौन से होंगे, तो याद रखना एट प्रेजेंट वाले 2/3 चाहिएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट में 545 लोकसभा में है, 245 राज्यसभा में है, दोनों को मर्ज करके उसका 2/3 चाहिए, नहीं। जिस दिन लोकसभा या राज्यसभा जहां भी वो पास हो रहा होगा उस टाइम पर जिस दिन जितने प्रेजेंट होंगे उसका कितना होगा, 2/3। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2/3 उसका होगा जो प्रेजेंट है, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन 10 ही लोग आए, तो जरूरी थोड़ी है 10 ही लोगों का होगा। तो कम से कम कितने ज्यादा होने चाहिए, 50 से ज्यादा होने चाहिए। 50 मतलब 50% से ज्यादा होंगे, उसका 2/3 निकालेंगे और उसकी परमिशन के बाद प्रियम्बल में भी चेंज हो सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं भी चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को
बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप चेंज कर सकते हो, और हालांकि नेम चेंज करने में कोई बड़ी बात है नहीं। आपने देखा होगा 2019 में एक पेटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम भारत का नाम भारत क्यों ना कर दें इंडिया हटाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सा डिसीजन दिया था कि अभी कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से रिकॉग्नाइज करती है, हम अपने आप को भारत मानते हैं, हम नाम चेंज भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसा वैसा चलने दो। हालांकि अगर सरकार चाहे तो आराम से कर सकती है। तो अगर आपके एग्जाम में पैसेज पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स उससे रिलेट करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स में उसकी बात की गई है। बात समझ में आ गई? तो ये इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा सिग्निफिकेंस हमने जाना, थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ कि जब हमारा अगर नाम चेंज हो जाता है तो क्या ऐसा है क्या दुनिया में सारे के सारे देश जो हैं वो एक ही नाम से जाने जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का जो नाम है उसको भारत करने में फेवर का आर्गुमेंट क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, किसके बारे में बताता है? जब हम भारत के नाम से जाने जाएंगे, जब हम अपने आप को भारतीय कहेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? हमें प्राइड यानी कि प्राउड फील होगा। तो जस्ट कुछ नहीं है, नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी की बात करता है बस। ठीक है, और अगर बात कर रहा है कि इसके अगेंस्ट में क्या है, तो अगेंस्ट में सिंपल सा इतना है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशंस को एक हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैंने कहा कि क्या दुनिया भर में सभी का नाम, क्या दुनिया भर में सभी देशों का नाम एक है क्या? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश हैं हमारे दुनिया में, हमारे आसपास जो 2-3 नामों से जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका को सीलोन भी कह देते हैं, ठीक है, ग्रीस को हेलेनिक रिपब्लिक भी कह देते हैं, जापान को निप्पोन भी कह देते हैं, चाइना को जोंगवा भी कह देते हैं, साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, तो बहुत सारे देश हैं जिनके 2, 3, 4, 5 नाम बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर चेंजमेंट होगा तो पार्ट नंबर 1 में चेंज होगा, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आपने देख लिया। और अगर प्रीएम्बल में चेंज करना होगा तो हमें कहां से चेंज करना होगा? स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना है हमें। ठीक है, और अगर प्रीएम्बल की बात करता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रीएम्बल कैसे बनी। तो जो 13 दिसंबर को मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी को हमने क्या किया, लास्ट दिन हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजमेंट करके क्या बना दिया, हमारी प्रीएम्बल बना दिया। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि उस प्रीएम्बल में आज तक कितनी बार चेंजमेंट हुआ है, तो आज तक उसमें एक बार चेंजमेंट हुआ। और कौन सा चेंजमेंट था वो? तो प्रीएम्बल में हमारा आज तक एक चेंजमेंट हुआ था, उस चेंजमेंट का नाम क्या है, कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इस अमेंडमेंट में जो चीजें हुई थी उन सभी को हम क्या कह देते हैं मिलाकर, इसको या इस पूरे को क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। क्योंकि हर जगह जहां जहां चेंजमेंट होगा इसका नाम जरूर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? तो सोशल, सेक्युलर और उसके साथ साथ इंटीग्रिटी हमने जोड़ा था। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जब स्पेशल सेशन चल रहा था, एक न्यूज और लिंक हो जाती है इसी से, जब हमने स्पेशल सेशन में देखा कि जो प्रीएम्बल बांटी गई तो प्रीएम्बल के अंदर उन्होंने सोशल और उसके साथ साथ सेक्युलर वर्ड को हटा दिया था जो प्रीएम्बल उन्होंने बांटी। तो हो सकता है कि अभी सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही हो कि इन 2 वर्ड को भी चेंज कर दे, क्योंकि उनका कहना था कि इनिशियली तो थे नहीं, ये बाद में जोड़े गए थे, और बाद में जोड़े गए थे तो हटाए भी जा सकते हैं। तो उस बात को भी हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अभी हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? मेगास्थनीज सर्व्ड एज द एम्बेसडर टू विच इंडियन एम्परर, किसके टाइम पर पहुंचा था वो यहाँ पर? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मेगास्थनीज मिशन, क्यों आया था वो इंडिया में? तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर ग्रीक कॉलोनी तो एस्टेब्लिश करने आया नहीं होगा। ठीक है, इंडियन कल्चर और सोसाइटी को स्टडी करने के लिए आया था। ठीक है, याद रखना उसी की बुक के बाद हमें पता चलता है एंशिएंट इंडिया के बारे में, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, फादर ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके बाद मेगास्थनीज अकाउंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द हिस्ट्री ऑफ विच इंडियन डायनेस्टी, तो किसके टाइम पर आया था? मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी कब से कब तक थी? 321 बीसी से लेकर कब से कब तक थी ये? 321 बीसी से लेकर लगभग और 185 बीसी तक थी। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके
पहले या फाउंडर थे, और चाणक्य कौन थे, उनके प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है मेगास्थनीज फेमस वर्क इंडिका, ठीक है, जिसमें इंडिया का नाम इंडिया लिखा हुआ है, प्राइमरली फोकस्ड ऑन किसके ऊपर है, तो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिया। उसके बाद विच एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर वाज कॉन्टेम्पोरेरी टू द मेगास्थनीज एंड ऑल्सो रोट अबाउट इंडिया, तो कौन ऐसा ग्रीक फिलोसोफर था जो उस टाइम पर था, तो वो कौन था, तो याद रखना हेरोडोटस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो पार्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, आर्टिकल 1 to 4। हुज प्राइम मिनिस्टर वाज कौटिल्य, कौटिल्य किसे कहते हैं, चाणक्य को। किसके प्राइम मिनिस्टर थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो कितने आर्टिकल्स थे उसमें, 395, और शेड्यूल्स कितने थे, 8। उसके बाद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट मेंशन्ड दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। 2 में क्या लिखा है, आपको पता है कि अपन खुद चलकर अगर कोई स्टेट आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन जा नहीं सकता। जैसे सिक्किम आया था 1975 में, आपने पढ़ा होगा, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था हमने 1975, सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट मान लिया था। बाद में हमने 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोबारा से किया और हमने उसको एसोसिएट स्टेट से हटाकर स्टेट बना दिया था, ठीक है। उसके बाद इन 1938 विच पर्सन डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज, किसने ऐसा कहा था, तो वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 में उन्होंने ऐसा कहा था कि डिमांड की थी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। उसके बाद बाय हुम वाज द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1895, किसने सबसे पहले डिमांड की थी, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कब, 1895। और बाल गंगाधर तिलक ने जो डिमांड की थी उसे हम क्या कहते हैं, स्वराज एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक पॉलिटी की फर्स्ट क्लासों में आपने इन सब के बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर टू बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने होने चाहिए थे, 389, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन नहीं था, तो याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, 7। और अगर आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन हुई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी, तो इसने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 21 फरवरी 1948। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, इसमें टोटल मेंबर थे 7। कौन कौन थे, तो इसका हेड कौन था, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। उसके बाद कौन था इसमें, KM मुंशी जो कांग्रेस से थे। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद माधव राव, और लास्ट कौन थे, TT कृष्णमाचारी। और याद रखना TT कृष्णमाचारी वाज रिप्लेस्ड इन पैलेस ऑफ द, किसकी जगह पर आए थे वो, DP खेतान, क्योंकि DP खेतान की डेथ हो चुकी होती है। और जो माधव राव थे वो किसकी जगह आए थे, BL मित्र की जगह आए थे, क्योंकि BL मित्र क्या हो गए थे, बीमार थे और उस टाइम पर वो आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो 2 का चेंजमेंट भी हुआ था, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। इसमें नेक्स्ट कौन सा है, हेनसांग जर्नी टू इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड, किस हिस्टोरिकल पीरियड में हेनसांग यहाँ पर आए थे। तो हेनसांग कौन थे, तो अभी मैंने बताया था हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे इंडिया में घूमने के लिए। उन्होंने एक बुक लिखी थी CU की, उस बुक में उन्होंने इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। कब आए थे वो, तो 7th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। कब आए थे, 7th AD के अंदर। तो ये आज के हमारी 15 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। ओके, थैंक यू।